Question paper, December 2021. So the first question of this session is, who among the following is not a follower of pragmatic philosophy? Option: Kilpatrick, Festology, John Dewey, William James. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज पेस्टोलॉजी। कि देखिए, इनमें से आपको चार फिलोसोफर का नाम दिया गया है। इनसे कौन सा प्राग्माटिस्ट फिलोसोफर का फॉलोअर नहीं है उसको हमको आइडेंटिफाई करना था। और फेस्टोलॉजी जो है ये एक प्राग्माटिक फिलोसोफर नहीं है। कि देखिए, मैं प्राग्माटिस्ट और प्राग्माटिज्म के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये लेकर आया हूँ, और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ओके, pragmatism is America's contribution to the history of philosophical thought. It has come to prominence during the past 100 years and is associated with such names as Charles S. Peirce, William James and John Dewey। कि देखिए, ये प्राग्माटिज्म जो है ये एक अमेरिकन फिलोसॉफी है। हो गया, बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ है। ये प्राग्माटिस्ट और प्राग्माटिज्म जो है ये कौन सा कंट्री का ओरिजिन है? ये अमेरिकन ओरिजिन है और अमेरिकन कंट्रीब्यूशन है। ओके, और अगर इसी का फिलोसॉफी को हम देखें तो चार्ल्स पियर्से जो है इनको इसी का फादर माना जाता है। विलियम जेम्स, जॉन ड्यूए इनका मेन प्रोपोनेंट माना जाता है। प्राग्माटिज्म को एक्सपेरिमेंटलिज्म और इंस्ट्रूमेंटलिज्म भी बोला जाता है। और ये प्राग्माटिज्म जो है ये एक तरह का फिलोसॉफिक रिएक्शन है। ये जो चेंजिंग वर्ल्ड है इसका एक फिलोसॉफिक रिएक्शन है प्राग्माटिज्म। विलियम जेम्स के हिसाब से प्राग्माटिज्म आज द एटीट्यूड ऑफ लुकिंग अवे फ्रॉम फास्ट थिंग, प्रिंसिपल, कैटेगरीज, सपोज्ड नेसेसिटीज एंड टू लुकिंग टूवर्ड लास्ट थिंग, फ्रूट्स, कॉन्सिक्वेंसेस, फैक्ट। हो गया, ये प्राग्माटिज्म का डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। हो गया, तो ये प्राग्माटिज्म क्या है? ये एक तरह का एटीट्यूड है। हो गया, कि एक तरह का एटीट्यूड है दिखने का जो फास्ट थिंग, प्रिंसिपल, कैटेगरीज को। हो गया, और लुकिंग टूवर्ड्स लास्ट थिंग कि ये मतलब फास्ट थिंग, प्रिंसिपल, कैटेगरी को बिना देखे हम लोग यहाँ और इसी फिलोसफी में क्या दिखते हैं कि जो लास्ट थिंग रहता है, कॉन्सिक्वेंसेस जो रहता है, फ्रूट्स जो रहता है, फैक्ट जो रहता है, रिजल्ट जो रहता है, उसी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर यहाँ एम्फासाइज करते हैं। द pragmatist emphasized empirical science, the changing world and its problem, and nature as the individual all-inclusive reality beyond which their faith in science would not allow them to go। कि देखिए, ये फ्रागमेटिस्ट जो थे वो किसी के ऊपर एम्फासाइज करते थे? जो एम्पिरिकल साइंस है उसी के ऊपर एम्फासाइज करते थे। और उसी के साथ साथ ये जो चेंजिंग वर्ल्ड है उसका जो प्रॉब्लम है इसी के ऊपर ही क्या करते थे और क्या करते हैं कि एम्फासाइज करते हैं। अगर हम लोग इसी का एक्सपेरिमेंटल रियलिटी, जिसे को हम लोग मेटाफिजिक्स बोल सकते हैं, इसी को देखेंगे तो सम प्राग्माटिस्ट डिनाई दैट देयर फिलोसॉफिक पोजीशन इवन हैज ए मेटाफिजिक्स। ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्राग्माटिस्ट को अगर हम देखें कि तो कुछ ऐसे प्राग्माटिस्ट हैं जो लोग की डिनाई करते हैं कि उनका फिलोसॉफिक पोजीशन मेटाफिजिक्स नहीं है। क्यों? That is undoubtedly due to the fact that traditional metaphysics has been concerned with ultimate and absolute realms of reality beyond graphs and human empirical experience। कि देखिए, क्यों ये प्राग्माटिस्ट जो है वो एक तरह का जो एक्सपेरिमेंटल रियलिटी और जो मेटाफिजिकल रियलिटी है उसी के ऊपर ये फोकस नहीं करता है। क्योंकि ये फिलोसॉफी जो है ये ट्रेडिशनल मेटाफिजिक्स जैसे कि अल्टीमेट रियलिटी, एब्सोल्यूट रियलिटी, इसी के ऊपर भरोसा नहीं करता है। ये क्या बोलता है कि देखिए, जो वर्ल्ड जो है ये चेंजेबल है। ओके, और ये चेंज होता रहता है, और इसीलिए यहाँ जो इंडिविजुअल रहता है, ह्यूमन रहता है, उसी का एक्सपीरियंस भी क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। और इसीलिए इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के ऊपर ही क्या कर रहा था कि एम्फासाइज कर रहा था और बोल रहा था, फ्रॉम द प्राग्मेटिक पॉइंट व्यू पॉइंट, माइंड एंड मैटर आर नॉट टू सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट सब्सटेंसेस। हो गया, कि अगर हम लोग मेटाफिजिकल एस्पेक्ट में देखिए माइंड एंड मैटर,
हो गया। ये दो चीज जो है ये प्राग्माटिस्ट फिलोसोफर के हिसाब से दो अलग चीज नहीं है। हो गया, दो अलग चीज नहीं है, लेकिन पीपल नो अबाउट मैटर ओनली आज दे एक्सपीरियंस इट एंड रिफ्लेक्ट अपॉन दैट एक्सपीरियंस विद देयर माइंड। कि देखिए लोगों को ज्यादातर मैटर का बारे में ही पता रहता है। क्यों? क्योंकि मैटर जो है उसको हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन ये एक्सपीरियंस जो है ये कहाँ हमारा रिफ्लेक्ट होता है? हमारा जो माइंड जो है वहाँ क्या होता है कि इसी का रिफ्लेक्शन हमको देखने के लिए मिलता है। और इसीलिए रियलिटी देयरफॉर इट्स नेवर डाइवर्स्ड फ्रॉम द ह्यूमन्स नॉर। हो गया, और इसीलिए ये रियलिटी जो है वो कभी भी ह्यूमन्स नॉर जो है उसी से डाइवर्स नहीं है। नेक्स्ट अगर हम देखिए, with the passage of time humanity experience changes and therefore the pragmatist concept of reality changes। कि देखिए कि अगर हम लोग टाइम को देखिए, जो पास्ट को देखिए, हो गया, तो ये एक्सपीरियंस जो है वो चेंज होता रहता है। और इसीलिए ये प्राग्माटिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी जो है वो क्या है? रियलिटी इज चेंजेबल, रियलिटी विज चेंजिंग। हो गया, इसी के ऊपर प्राग्माटिज्म बिलीव करता है। Their metaphysical scheme allow for no absolute, no a priori principle और unchangeable natural laws। हो गया, ये किसी के ऊपर फोकस करता है कि कुछ भी दुनिया में एब्सोल्यूट नहीं है, कोई भी चीज पहले ए प्रायोरी प्रिंसिपल नहीं है, और कोई भी नेचुरल जो है लॉ जो है अनचेंजेबल नहीं है। इसी के ऊपर क्या करता है कि ये प्राग्माटिस्ट फिलोसोफर बिलीव करता है। रियलिटी इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग, रेदर इट इज ए ट्रांजैक्शनल एक्सपीरियंस दैट इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस। प्राग्माटिस्ट फिलोसोफर के हिसाब से ये रियलिटी जो है कोई एब्स्ट्रैक्ट थिंग नहीं है, ये एक ट्रांजैक्शनल एक्सपीरियंस है जो कि हर वक्त कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंजेस उसी में आ रहा है। द प्राग्माटिस्ट पॉइंट आउट दैट कॉस्मोलॉजिकल रियलिटी हैज बीन अंडरगोइंग चेंज अक्रॉस टाइम। की देखिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है कि प्राग्माटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो कॉस्मोलॉजिकल से रियलिटी जो है वो एक चेंज के अंदर आ रहा है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है, कॉस्मिक रियलिटी फॉर मेनी सेंचुरीज सेंटर्ड अराउंड द जियोसेंट्रिक थ्योरी व्हिच प्लेस्ड स्टेशनरी अर्थ एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। कि देखिए कि ये कॉस्मिक रियलिटी जो है बहुत सेंचुरी से क्या था कि जियोसेंट्रिक था, कि लोगों को लग रहा था कि अर्थ सेंटर में है और अर्थ का चारों साइड क्या कर रहा है कि ये जो अलग अलग प्लैनेट जो है वो घूम रहे हैं। हो गया, वो सन ये वगैरह सब कुछ ये यूनिवर्स ही क्या कर रहा है, घूम रहा है। अर्थ क्या है, सेंटर में है और उसका चारों साइड में यूनिवर्स घूम रहा है। हो गया, लेकिन जब हम लोग देखें कि कोपेरनिकस जो एक हेलिसेंट्रिक जो एक थ्योरी दिए थे, हो गया, उसके बाद क्या हो गया कि चेंज हो गया, हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो कंप्लीटली चेंज हो गया कि ऐसा नहीं है, ये हेलियोसेंट्रिक है। हेलियोसेंट्रिक मतलब क्या हो गया कि नहीं, अर्थ सेंटर में नहीं है, सन सेंटर में है। हो गया, और उसी का चारों साइड में क्या कर रहा है, ये प्लैनेट्स जो है वो घूम रहा है। हो गया, ये हमको समझने आने लगा कि देखिए ये रियलिटी तो कोई कांस्टेंट नहीं है, वो धीरे 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 जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है, एक्सपीरियंस रिफाइन होता जा रहा है, वैसे वैसे हम लोग क्या हो रहा है, हमको क्या मिल रहा है कि अलग अलग तरह का रियलिटी जो है, व्यू पॉइंट जो है उसको हम लोग एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए ये प्राग्माटिस्ट फिलोसॉफी क्या बोलता है कि कोई भी चीज दुनिया में एब्सोल्यूट नहीं है, वो सारे के सारे चेंजिंग है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखिए, द प्राग्माटिस्ट रियलिटी इज नॉट फिक्स्ड बट इज इन ए कांस्टेंट स्टेट ऑफ फ्लक्स आज ह्यूमैनिटीज एक्सपीरियंस ब्रोडन्स। की देखिए ये स्टेटमेंट बहुत बार पूछा गया है कि ये प्राग्माटिस्ट बिलीव करते हैं कि ये रियलिटी जो है वो कोई फिक्स्ड चीज नहीं है, लेकिन ये कॉन्स्टेंटली स्टेट ऑफ फ्लक्स है, जहाँ की ये ह्यूमैनिटीज का एक्सपीरियंस उसको क्या कर रहा है, ब्रोड बनाता जा रहा है। हो गया, व्हाट इज रियल टुडे मे नॉट बी रियल टुमारो। हो गया कि प्राग्माटिज्म बोलता है कि आज जो रियल है वो कल रियल हो नहीं सकता। हो गया, क्या हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। सिंस रियलिटी कैन नॉट बी डाइवर्स फ्रॉम एक्सपीरियंस दे एनी मोर देन मैटर मे बी सेपरेटेड फ्रॉम माइंड। हो गया कि देखिए कि
जो हमारा रियलिटी है ये हमारा एक्सपीरियंस से डाइवर्स नहीं है। ओके, और कोई भी एनी मोर देन मैटर में बी सेपरेटेड फ्रॉम माइंड, और मोर देन कोई भी चीज अगर दिखोगे तो वो माइंड से सेपरेट होकर रहता है। लेकिन एक्सपीरियंस को अगर हम देखिए तो एक्सपीरियंस कॉन्स्टेंटली चेंजिंग होता है, और इसी के लिए जो रियलिटी है वो भी हमको क्या मिलता है कि अलग अलग मिलता है। नेक्स्ट अगर हम लोग इसी का एपिस्टेमोलॉजी को देखिए, ट्रूथ आज व्हाट वर्क, प्रैग्मेटिज्म इज बेसिकली एन एपिस्टेमोलॉजिकल अंडरटेकिंग। क्वेश्चन आ सकता है कि ये प्रैग्मेटिस्ट फिलोसोफर जो है, प्रैग्मेटिस्ट फिलोसफी जो है, ये कौन सा तरह का फिलोसॉफिकल अंडरटेकिंग है? मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्जियोलॉजी, और ऑल ऑफ द अबव। तो ये प्रैग्मेटिस्ट जो है, प्रैग्मेटिज्म जो है, ये एक तरह का एपिस्टेमोलॉजिकल अंडरटेकिंग है। हो गया, ये नॉलेज के ऊपर एम्फासाइज करता है। नॉलेज अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिस्ट इज रूटेड इन एक्सपीरियंस। और किस तरह का नॉलेज के ऊपर एम्फासाइज करता है? वो सारे के सारे नॉलेज जो कि एक्सपीरियंस से ही गेन करते हैं। और प्रैग्मेटिस्ट का मानना है कि सारे के सारे नॉलेज जो हम गेन कर किए हैं वो हमारा एक्सपीरियंस से ही गेन हुआ है। People have active and exploratory mind rather than one that are passive and receptive. As result, individuals do not simply receive knowledge; they make it as they interact with the environment. कि देखिए कि ये लोग जो है, हमारा जो माइंड है वो क्या है? एक तरह का एक्सप्लोरेटरी और एक्टिव माइंड है। ये कोई भी चीज को एक पासिव और रिसेप्टिव वे में सिर्फ एक्सेप्ट नहीं करता है, ये क्या करता है कि रिएक्ट करता है। आज रिजल्ट, इंडिविजुअल डू नॉट सिंपली रिसीव नॉलेज, दे इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट। हो गया, हम लोग क्या करते हैं कि हम कहाँ से कुछ सुन लिए कि कुछ गेन कर लिए, उसको हम लोग एनवायरनमेंट के साथ उसका इंटरेक्शंस करवाते हैं। और द सीकिंग ऑफ नॉलेज देयरफॉर इट इज ट्रांजेक्शन। और इसीलिए ये जो नॉलेज हमको कब मिलता है? जब हम लोग कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं। हो गया, कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, उस टाइम ही हमको क्या मिलता है कि नॉलेज मिलता है। द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट extensive discussion of pragmatic epistemological method for transforming experience into knowledge was given by Dewey in How We Think। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि अगर हम लोग देखिए प्राग्मेटिक का एपिस्टेमोलॉजिकल मेथड को, इसके बारे में एकदम नीट एंड क्लियरली कहाँ लिखा गया है कि जॉन ड्यूई का जो हाउ वी थिंक, ये बुक में लिखा गया है। नेक्स्ट, फॉर द pragmatist द स्कूल एक्सपीरियंस इज ए पार्ट ऑफ लाइफ रेदर देन ए प्रिपरेशन फॉर लाइफ। हो गया कि प्रैग्मेटिस्ट फिलोसोफर मानते हैं कि ये जो स्कूल एक्सपीरियंस है ये हमारा लाइफ का एक पार्ट है, ना कि ये हमारा लाइफ के लिए प्रिपरेशन है। ध्यान से सुनिए, ये वाला सेंटेंस से क्वेश्चन आता है, द स्कूल एक्सपीरियंस इज ए पार्ट ऑफ लाइफ रेदर देन ए प्रिपरेशन फॉर लाइफ। कि ये हमारा लाइफ का एक पार्ट है, ना कि स्कूल एक्सपीरियंस एक तरह का प्रिपरेशन फॉर लाइफ है। आज सच द वे people learn in school, it's not qualitatively different from the way they learn in other part of life। कि देखिए कि जो हम लोग स्कूल से लर्न करते हैं, इट्स नॉट क्वालिटेटिवली डिफरेंट। हो गया कि वो क्वालिटेटिवली डिफरेंट नहीं है। कहाँ से? द वे लर्न फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ लाइफ। की देखिए हम लोग दो जगह से क्या करते हैं, जनरली स्कूल स्टेज में बच्चा क्या करता है कि लर्न करता है, एक स्कूल एक्सपीरियंस और एक मोर देन स्कूल एक्सपीरियंस, के स्कूल का बाहर जो एक्सपीरियंस मिलता है। और जो एक्सपीरियंस वो गेन करता है लगभग वो क्या रहता है कि सेम ही रहता है। हो गया, वो सेम ही रहता है। आज दे मूव थ्रू द डे, स्टूडेंट फेस प्रॉब्लम व्हिच कॉज देम टू गो थ्रू द कंप्लीट एक्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव थॉट। हो गया कि देखिए कि जब जब बच्चा बड़ा होता है, हो गया, और वो अलग अलग तरह का प्रॉब्लम को फेस करता है, और जो प्रॉब्लम क्या करता है उसको अलग अलग तरह का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। और ये कंप्लीट एक्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव थॉट जो है ये बच्चे के अंदर जनरेट करता है। नेक्स्ट, टीचर इन प्रैग्मेटिक एजुकेशनल कंटेक्स्ट आर नॉट टीचर इन द ट्रेडिशनल सेंस ऑफ वर्ल्ड। देखिए कि ट्रेडिशनल सेंस ऑफ वर्ल्ड में जो टीचर का डेफिनेशन है, जो टीचर का एक वैल्यू है, टीचर का जो एक
इमेज है वो फ्रैग्मेटिस्ट फिलोसॉफी से कंप्लीटली डिफरेंट है और उसी का अगेंस्ट में। दैट इज दे आर नॉट इंडिविजुअल हु नो व्हाट द स्टूडेंट विल नीड फॉर द फ्यूचर एंड देयरफॉर हैव द फंक्शन ऑफ इम्पार्टिंग सच एसेंशियल बॉडीज ऑफ नॉलेज ऑफ देयर स्टूडेंट। कि देखिए कि ये टीचर्स जो है ये वो इंडिविजुअल नहीं है जिनको कुछ सब कुछ पता है, जो कि फ्यूचर में एक स्टूडेंट को क्या जरूरत है, क्या जरूरत पड़ सकता है उसका बारे में किसी को भी पता है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड देयरफॉर हैव द फंक्शन ऑफ इम्पार्टिंग सच एसेंशियल बॉडीज ऑफ नॉलेज टू देयर स्टूडेंट। और इसके लिए हम लोग ट्रेडिशनली क्या करते हैं, उस तरह का वो जो फ्यूचर में क्या फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन ये सब चीज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये फ्रैग्मेटिस्ट क्या बोलता है, फॉर वन थिंग क्लेम द फ्रैग्मेटिस्ट, नो वन नोज what students will need since we live in a world that is constantly changing। कि देखिए कि फ्यूचर्स क्या होगा इसका बारे में किसी को पता नहीं है। अगर फ्यूचर के बारे में ही किसी को पता नहीं है तो फ्यूचर में स्टूडेंट का नीड क्या है, हो गया, स्टूडेंट का जरूरत क्या है उसका बारे में टीचर को कैसे पता हो सकता है। ये प्रैग्मेटिस्ट बोलता है, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है ये कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है और फ्यूचर्स में क्या हो सकता है कि ये किसी को पता नहीं रहता। कि देखिए आज का डेट में जो एक तरह का टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हो गया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जिस तरह का एक बूस्ट आया है जिसका बारे में कोई भी इमेजिन नहीं किया था कि ऐसा हो सकता है और इतना जल्दी हो सकता है। लेकिन देखिए कि ये एआई आने के बाद किस तरह से जो एजुकेशनल सेटअप है, जो एजुकेशन का पीछे जो फिलोसॉफी है वो कितना स्पीडली चेंज हो गया है, लोगों का जो माइंडसेट है वो कितना स्पीडली चेंज हो गया। कि देखिए तो इसीलिए प्रैग्मेटिस्ट बोलता है कि टीचर को कुछ पता नहीं है और टीचर को ये तो कम से कम पता नहीं है कि फ्यूचर्स में बच्चा को क्या जरूरत है, हो गया, और किसी को इसका बारे में पता नहीं क्योंकि एक वर्ल्ड जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। दिस फैक्ट कपल्ड विद द आइडिया दैट देयर आर नो सच थिंग एज ए प्रायोरी और एब्सोल्यूट ट्रूथ which all student must know modify the role of the teacher। हो गया कि इसीलिए ऐसा कोई भी इंडिविजुअल नहीं और कोई भी ऐसा सच नहीं है, ट्रूथ नहीं है जो कि हमको पहले से ही एक चाइल्ड को, एक स्टूडेंट को पढ़ाना चाहिए और उसको एक स्टूडेंट को जानना चाहिए। और ये जो फिलोसॉफिकल थॉट है, ये जो रोल है टीचर का, वो रोल को एकदम ड्रास्टिकली चेंज कर दिया है दूसरा फिलोसॉफी का कंपैरिजन से। टीचर इन प्रैग्मेटिक स्कूल कैन बी सीन एज ए फेलो लर्नर इन द एजुकेशनल एक्सपीरियंस आज देयर एंटायर क्लासेस डेली फेस ए चेंजिंग वर्ल्ड। देखिए तो टीचर का रोल क्या होना चाहिए, एक प्रैग्मेटिक स्कूल का जो टीचर है वो एक फेलो लर्नर होना चाहिए। हो गया, क्या फेलो लर्नर होना चाहिए, हो गया, एजुकेशनल एक्सपीरियंस का आज देयर एंटायर क्लास डेली फेस चेंजिंग वर्ल्ड। और वो उसका जो स्टूडेंट जिस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो सबको ये एक्सपीरियंस करना चाहिए। यस, टीचर आर मोर एक्सपीरियंस फेलो ट्रैवलर एंड कैन देयरफॉर बी व्यूड आज गाइड और प्रोजेक्ट डायरेक्टर। हाँ, कि ये टीचर जो है इसी के पास थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस है, हो गया, ज्यादा एक्सपीरियंस है वो जो नया स्टूडेंट्स है, और इसके लिए टीचर को एक गाइड का जैसे काम करना चाहिए, एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर का जैसे काम करना चाहिए। दे एडवाइज एंड गाइड स्टूडेंट एक्टिविटीज दैट हैव अराइजन आउट ऑफ द फील्ड नीड ऑफ देयर स्टूडेंट। हो गया कि स्टूडेंट, एक टीचर जो है उसको गाइड करना चाहिए, एडवाइज करना चाहिए, हो गया, कि कैसे ये जो अलग अलग तरह का जो नीड, हो गया, प्रॉब्लम्स जो अराइज हो रहा है स्टूडेंट्स का माइंड में, स्टूडेंट जो फेस कर रहा है उसी को वो कैसे एड्रेस कर सके। एंड दे परफॉर्म द रोल, दिस रोल इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंड विथ द बेनिफिट ऑफ देयर वाइडर एक्सपीरियंस। और इस टाइम टीचर को उसका जो वाइडर एक्सपीरियंस है उसी को वहां यूटिलाइज करना चाहिए। हो गया कि ये प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से टीचर का रोल। नेक्स्ट, प्रैग्मेटिज्म रिजेक्टेड ट्रेडिशनल अप्रोच एंड प्लेस्ड स्टूडेंट एंड देयर नीड एंड इंटरेस्ट ऑन सेंटर स्टेज। देखिए कि अगर हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच को देखें तो टीचर सेंटर में रहा करता था। हो गया, कहाँ
टीचर सेंटर में रहा करता था और उसका चारों साइड में हर तरह का चीज आता था। लेकिन प्रैग्मैटिज्म इसी को चेंज कर दिया। प्रैग्मैटिज्म क्या बोला कि नहीं, हम लोग किसी को पढ़ा रहे हैं, हम लोग पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट का उसको ही क्या करना चाहिए, सेंटर में रखना चाहिए। स्टूडेंट का नीड क्या है उसी को सेंटर में रखना चाहिए, स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्या है उसी को सेंटर में रखना चाहिए। हो गया। सब्जेक्ट मैटर इज क्लेम्ड शुड बी चूजन विथ एन आई टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट। हो गया। और सब्जेक्ट मैटर जो है वो कोई फिक्स्ड नहीं होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए, ये स्टूडेंट का नीड के हिसाब से उसको चूज करवाना चाहिए और उसको सेट करना चाहिए। द करिकुलम्स अकॉर्डिंग टू ड्यूए and other pragmatists should not be divided into restrictive and unnatural subject matter area। हो गया कि ये जन ड्यूए जो थे वो बोला करते थे कि जो सब्जेक्ट मैटर जो है ये रेस्ट्रिक्टिव नहीं होना चाहिए, करिकुलम रेस्ट्रिक्टिव नहीं होना चाहिए। अननेचुरल सब्जेक्ट मैटर एरिया की में उसको डिवाइड नहीं करना चाहिए। तो ये कैसा होना चाहिए, इट शुड रेदर बी बिल्ड अराउंड नेचुरल यूनिट that grew out the pressing question and experiences of the learner। ये कैसा होना चाहिए कि ये जो नेचुरल यूनिट जो है, हो गया, नेचुरल यूनिट जो है उस तरह का उस टाइम जो प्रॉब्लम्स आ रहा है, उस टाइम जो नीड आ रहा है, स्टूडेंट का जो एक्सपीरियंस है, क्वेश्चन है, उसी के ऊपर ही बेस करके उसको डिजाइन करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें मेथोडोलॉजी को, for pragmatist center around giving student a great deal of freedom of choice is seeking out experiential learning situation that will be the most meaningful of them। हो गया कि pragmatist जो थे वो ज्यादातर एक्सपीरियंशियल सिचुएशनल मेथोडोलॉजी के ऊपर ज्यादातर एम्फसाइज करते थे। The classroom which is seen not just as a school setting but as any place where experience may be said। और प्रैग्मैटिस्ट के हिसाब से ये क्वेश्चन आ सकता है, ये स्कूल जो है कि ये क्या है, which is seen not just as a school setting but as the any place where experience may be had। कि देखिए कि एक डेफिनेशन आ सकता है, व्हाट इज क्लासरूम अकॉर्डिंग टू प्रैग्मैटिज्म। प्रैग्मैटिज्म के हिसाब से क्लासरूम क्या है कि वो जगह जहां से स्टूडेंट जो है उसको एक्सपीरियंस मिलता है, वो स्कूल हो सकता है और वो स्कूल नहीं भी हो सकता है। हो गया। क्लासरूम इज व्यूज्ड इन टर्म ऑफ साइंटिफिक लेबोरेटरी फॉर आइडियाज आर पुट टू द टेस्ट टू सी इफ दे आर कैपेबल ऑफ वेरिफिकेशन। और इनके हिसाब से ये क्लासरूम, देखो मैं क्लासरूम जब बोल रहा हूँ ये स्कूल भी हो सकता है और आउटसाइड स्कूल भी हो सकता है जहां से कि उसको एक्सपीरियंस मिल रहा है। इनके हिसाब से ये क्लासरूम जो है एक साइंटिफिक लेबोरेटरी है जहां की आइडियाज where ideas are put to test to see if they are capable of verification। जहाँ कि हम लोग आइडियाज को पुट करते हैं और टेस्ट करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि ये जो है ये कैपेबल है या नहीं है। हो गया। ये प्रैग्मैटिज्म के हिसाब से मेथड ऑफ टीचिंग। डीओ को अगर हम देखें, द चाइल्ड शुड ग्रेजुअली मूव फ्रॉम लर्निंग बेस्ड ऑन डायरेक्ट एक्सपीरियंस टू विकरियस लर्निंग मेथड। देखिए एक मिसकंसेप्शन बोल सकते हैं और लोगों का एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि प्रैग्मैटिज्म मतलब क्या है कि प्रैग्मैटिज्म मतलब क्या है कि प्रैक्टिकल लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एब्सोल्युटली राइट। हो गया। लेकिन ये ड्यूए जो थे और कुछ फिलोसोफर हैं वो थोड़ा सा इसी से हट कर बोले थे, लेकिन हम लोग उसका एक पार्ट को ही पढ़ते हैं, एक पार्ट को ही समझते हैं, दूसरा पार्ट को समझते नहीं है, जो कि विकरियस लर्निंग मेथड के बारे में बोलता है। ये क्या बोलते हैं कि देखिए कि हाँ कि जो चाइल्ड है, जो स्टूडेंट है, वो उसी को डायरेक्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना चाहिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोवाइड करना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट। लेकिन धीरे 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 हमको क्या करना चाहिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग से विकरियस लर्निंग मेथड के तरफ ट्रांसफर होना चाहिए। तो विकरियस लर्निंग मेथड क्या है? विकरियस लर्निंग मेथड ये है कि हम लोग पहले एक्सपीरियंस से सीखते जा रहे हैं। जब हमारे एक कंक्रीट आइडिया डेवलप हो जा रहा है तब हम लोग क्या कर रहे हैं कि वो एक्सपीरियंस से बुक की तरफ क्या कर रहे हैं कि हमारा जो डायरेक्शन को है उसको मूव कर रहे हैं। बुक पढ़कर हम लोग
इमेजिन कर पा रहे हैं, उसको रिलेट कर पा रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि विकारियस लर्निंग मेथड बोल रहे थे। और प्राग्मेटिस्ट जो थे और स्पेशली ड्यूए जो थे, वो बोलते थे कि लर्निंग जो है वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस से होना चाहिए और वो धीरे धीरे विकारियस लर्निंग मेथड की तरफ भी उसका ट्रांसफर होना चाहिए। These vicarious methods should then be all more meaningful since they are built upon a knowledgeable base founded upon significant experience in the everyday life। कि हाँ, पहले बच्चा को एक एक्सपीरियंस मिल गया है, एक कंक्रीट नॉलेज उसको मिल गया है, कंक्रीट एक्सपीरियंस उसके पास है, अभी वो क्या कर सकता है, उसी के ऊपर रिलेट करके पढ़ सकता है। नेक्स्ट, the social policy of the school as viewed by pragmatism is that of liberalism in the sense that pragmatists are not afraid of social change। कि देखिए कि प्राग्माटिस्ट जो है ये सोशल चेंज को लेकर इनका मन में कोई भी दुविधा नहीं था और कोई भी अफ्रेड नहीं करते थे। In fact, they claimed that social change is inevitable and that the function of school should be to teach the younger generation to manage changes in a healthier manner। ओके, कि ये लोग क्या बोलते थे कि देखिए सोशल चेंज जो है वो चेंज है, वो अल्टीमेट है, वो इनएविटेबल है, वो होगा ही होगा। हम चाहे तभी भी सोशल चेंज होगा और हम ना चाहे तभी भी सोशल चेंज होगा। लेकिन स्कूल का काम क्या है? स्कूल का काम ये है कि जो यंगर जनरेशन है, जो चाइल्ड है, हो गया, वो कैसे वो चेंज जो है उसी को मैनेज कर सके, उसी को झेल सके एक हेल्दी वे में, वो है स्कूल का काम। स्कूल का काम ये नहीं है कि कोई बुक को पढ़ा देना, कोई नॉलेज दे देना, ये नहीं है। स्कूल का काम ये है कि जो सोसाइटी जो चेंज हो रहा है, सोशल में सोशल चेंज जो देखने के लिए मिल रहा है, वो चेंज को एक बच्चा कैसे एक हेल्दी वे से उसी को एडजस्ट कर सके, मैनेज कर सके, हो गया, और उसको उसी में सर्वाइव कर सके। The aim of the school is not to have student memorize a set body of constant, but rather to have them learn how to learn। देखिए कितना एकदम प्यारा सा एक सेंटेंस है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ओके, कि उनके हिसाब से, प्रैग्मेटिस्ट का हिसाब से, जो स्कूल का एम है ये स्टूडेंट को मेमोराइज करवाना नहीं है। क्या है कि बट रेदर टू हैव देम लर्न हाउ टू लर्न, कि कैसे सीखना, उसको सिखाना ही क्या है, कि ये स्कूल का काम है। सो दैट दे कैन एडप्ट कंस्टेंटली चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हो गया कि आप कुछ रटा दिए हैं तो 1 मिनट के लिए एक बार वो काम में आ सकता है, उसी के ऊपर भी डाउट है। लेकिन एक बच्चे को अगर आप कैसे सीखना है उसी को सिखा दिए हैं, तो वो प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर में किसी भी चेंजिंग वर्ल्ड, किसी भी सिचुएशन में वो क्या कर सकता है कि मैनेज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वेदांत फिलोसफी द नियरेस्ट कोश टू आत्मन इज कॉल्ड आनंदमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश। ओके, तो इनमें से कौन सा कोश जो है वो आत्मा से नियरेस्ट है? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आनंदमय कोश। और ये हम सबको पता ही है कि देखिए सबसे ऊपर जो रहता है वो क्या रहता है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, और लास्ट में रहता है आनंदमय कोश। और जो कि वेदांत फिलोसफी मानता है कि वो आत्मा का बहुत ही पास है। बहुत बार इस तरह का भी क्वेश्चन आता है कि 5 जो कोश है उसको दे देता है और उसको अरेंज करने के लिए बोलता है, अन्न, प्राण, मन, विज्ञान, आनंद। हो गया, ऐसे आपको क्या करना है कि अरेंज करने के लिए बोला जाता है। और कुछ पर आता है जो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है उसी के साथ मैच द कलम करने के लिए बोलता है। अन्नमय कोश जो कि इनर्शिया मूवमेंट के ऊपर उसका कैरेक्टरिस्टिक है, प्राणमय कोश जो कि मूवमेंट है, मनोमय कोश जो कि पैसिव नॉलेज और डिसीजन मेकिंग है, विज्ञानमय कोश एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, आनंदमय कोश इंट्यूशन, आइडियल जनरेशन, ये इसके ऊपर ये एम्फसाइज करता है। हो गया, और बहुत बार क्या होता है कि इसको हम मैच द कलम करके पूछता है और एट्रीब्यूट से ज्यादा कर क्वेश्चन आता है। अन्नमय कोश ये पावर ऑफ इल्यूजन्स का एक तरह का पावर है। प्राणमय कोश को अगर हम दिख रहे हैं तो ये एक्टिविटी के ऊपर डील करता है। मनोमय कोश को दिख रहे हैं तो ये विल पावर, और विज्ञानमय कोश को दिख रहे हैं तो विस्डम, और आनंदमय कोश जो है वो फ्लिस। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है तो इसको ध्यान से याद रखना। ओके, नेक्स्ट,
ये वही सेम चीज है। आनंदमय कोशों के बारे में जब बोल रहे हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन, आप मास्लो को लिंक कर सकते हैं। ओके, मास्लो, हाँ, मास्लो का जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो आनंदमय कोश के साथ रिलेटेड है। ओके, विज्ञान अन्नमय से दिखते हैं। अन्नमय कोश जो है वो फिजियोलॉजिकल नीड को वो डिपेंड करता है और इसका एट्रीब्यूट क्या है, पावर ऑफ इल्यूजन। ओके, प्राणमय कोश जो है वो सेफ्टी नीड के ऊपर डील करता है मास्लो का। और क्या है, ये एक्टिविटी है। मनोमय कोश जो कि लव बिलोंगिंगनेस नीड, जो कि हमारा विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है। विज्ञानमय कोश एस्टीम नीड के ऊपर एम्फसाइज करता है और आनंदमय कोश सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर एम्फसाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगा ट्रांसफॉर्म द ह्यूमन काइंड लाइफ एंड बॉडी टू सुपरमैन। दिस फिलोसफी वाज गिवन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी। So the answer of this question is option B, that is अरविंद घोष। कि देखिए, अरविंद घोष, जब हम लोग योगा का बात करते हैं तब अरविंद घोष का ही नाम आता है। ओके, मैं धीरे धीरे हर एक जो फिलोसोफर है उनको अलग अलग सेशन में डिस्कशन करने वाला हूँ क्वेश्चन के तहत। जब श्री अरविंदो के बारे में हम लोग देख रहे हैं, ही एडवोकेटेड मोरल एंड स्पिरिचुअल रीजनरेशन। सो क्या क्वेश्चन आता है कि जो मोरल एंड स्पिरिचुअल रीजनरेशन है वो उसके ऊपर कौन ज्यादातर एम्फसाइज किए थे, वो है श्री अरविंद घोष। और वो एक थ्योरी को प्रोपाउंड किए थे। हो गया, जहां की क्या हो रहा था, अब एजुकेशन कुछ कैटरेट्स टू इंडियंस नीड, जो कि इंडियंस नीड, वो एक थ्योरी को प्रोपाउंड किए थे जहां के जो इंडियंस नीड जो है उसी का ध्यान रखा गया था, उसी का केयर रखा गया था। सेट ऑफ an international आश्रम एंड इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन एट पौंडीचेरी। हो गया, और वो एक आश्रम, इंटरनेशनल आश्रम और इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन पौंडीचेरी में एस्टेब्लिश किए थे। He also stated a new experiment known as Oroville as a city of human unity। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है कि एक न्यू एक्सपेरिमेंट वो किए थे जिसको कि ओरोविल बोला जाता है, जो कि आज भी है। हो गया, और अरविंदो का कुछ पब्लिकेशन को देखिए तो ये ए सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन, श्री अरविंदो एंड द मदर ऑफ एजुकेशन, द ह्यूमन साइकिल, आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। हो गया, ये कुछ बहुत ही इंपोर्टेंट बुक है जहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सावित्री फावित्री और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये एजुकेशन रिलेटेड है। नेक्स्ट, मेन आइडियाज ऑफ अरविंदो जो है वो क्या है, एवरीवन हैज इन हिम समथिंग डिवाइन। कि दुनिया में जितना भी लोग हैं वो सारे के सारे लोगों के अंदर कुछ ना कुछ डिवाइन चीज है, ये अरविंदो का मानना था। द टास्क इज टू फाइंड इट, डेवलप इट एंड यूज इट। और अरविंदो का मानना क्या था, जो डिवाइनिटी है वो डिवाइनिटी को फाइंड करना, डेवलप करना और यूज करना ही एक टास्क है। दिस डिवाइन कैन बी ऑफ्टन बाय ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन कॉल्ड योगा। और उनके हिसाब से ये डिवाइन जो है इसी को हम लोग एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन योगा के थ्रू ही क्या कर सकते हैं कि ऑफ्टन कर सकते हैं। और इसीलिए ये अरविंदो जो थे, अरविंदो का जो कॉन्सेप्ट था योगा, इट्स नॉट दैट इज द सन्यासी हु टर्न अवे फ्रॉम लाइफ इन ऑर्डर टू टर्न टुवर्ड्स गॉड। हो गया, कि इनके हिसाब से वो सन्यासी नहीं है जो कि घर को छोड़कर चले जाना है भगवान को पाने के लिए, उनका मतलब ये नहीं है। योगा, योग एक अलग तरह का चीज अरविंदो का हिसाब से। योगा इज फॉर द ऑर्डिनरी मैन व्हाइल ही कैरीज ऑन हिज वर्ल्डली परस्यूट। हो गया, कि ये एक ऑर्डिनरी मैन के लिए है जो कि उसका वर्ल्डली परस्यूट में उसको कैरी करता है। इफ ए मर्चेंट विशेस टू फॉलो योगा, he regard his work as divine and does not use unfair practices to earn money। कि अगर हम देखिए एक मर्चेंट को, वो कैसे योगा कर सकता है कि वो उसका जो अंदर डिवाइनिटी है उसको जब योगा के थ्रू जागरूक करेगा, वो क्या करेगा, कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस के थ्रू मनी को जब अर्न नहीं करेगा उसको हम लोग मान लेंगे। उसको अरविंदो का मानना था कि वो योगा में है और योगा कर रहा है। If a student look for higher value, he must observe ब्रह्मचर्य। कि अगर हम लोग दिखे कि एक स्टूडेंट को जो कि हायर वैल्यू के लिए दिख रहा है तो उसको क्या करना चाहिए,
वो जो ब्रह्मचर्य है, जिसको सेल्फ कंट्रोल जो हम बोल रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। नेक्स्ट, हु सेड refers the usual practice and you will away to do right? Plato, Dewey, Rousseau, Mahatma Gandhi. So the answer of this question is option C, that is Rousseau. Okay, Rousseau जो थे, इनका मानना था reverse the usual practice and you will always to right. Okay, कि देखो कि रिवर्स को हम लोग बारे में जब बोल रहे हैं कि एक यूजुअल प्रैक्टिस है और जिसी के थ्रू कि हम लोग जो सही चीज है उसको हम मिल सकता है, विल ऑलवेज टू राइट। हो गया, जहाँ कि हम लोग हर वक्त सही ही करते हैं। हो गया, देखिए ये कुछ चीजें हैं। रूसो का एक मैं बुक पढ़ रहा था, उनका जो बुक है वो 3-4 पार्ट में है, लेकिन मैं सबको कंप्लीट नहीं कर पाया। जितना कंप्लीट कर पाया हूँ उनमें से जो मेरे को जो की चीजें लगा उसको मैं लेकर आया हूँ। एवरीथिंग इज गुड as it come from the hand of the maker of the world, but degenerated once it gets into the hand of man। बहुत बार क्वेश्चन में आया है। हो गया कि वो सारे के सारे चीज, हर एक चीज जब जो गॉड, जो अथर, जो मेकर उसका हाथ में जब था बहुत ही अच्छा था, लेकिन जब से ये ह्यूमन का हाथ में आया है ये क्या हुआ है, डिजेनरेट हो गया है, डिस्ट्रॉय होने लगा है, इम्प्योर होने लगा है। प्लांट आर फैशन्ड बाय कल्टीवेशन, मैन बाय एजुकेशन। कितना सा एक सिंपल सा सेंटेंस है लेकिन बहुत बड़ा मीनिंग लेकर ये जा रहा है। प्लांट्स आर फैशन बाय कल्टीवेशन, मैन बाय एजुकेशन। ये रूसो का मानना था, रूसो का बोलना था कि प्लांट जो है उसको हम लोग फैशनेटेबल और एक अच्छा बनाते हैं कैसे, कल्टीवेशन के थ्रू। लेकिन मैन को और ह्यूमन को कैसे तुम अच्छे बनाओगे, फैशन कैसे बनाओगे, एजुकेशन के थ्रू। ना कि तुम ड्रेस फ्रेस ये पहना कर, ये तुम ऐसे एक मैन को फैशन नहीं बना सकते। हो गया, और कोई भी प्लांट को तुम ऐसे मतलब प्लास्टिक लगाकर ऐसे तुम फैशन नहीं बना सकते। प्लांट को कल्टीवेशन के थ्रू ही उसको फैशन बनाया जा सकता है, और ह्यूमन जो है, मैन जो है, उसको एजुकेशन के थ्रू ही क्या किया जा सकता है, फैशन बनाया जा सकता है। ये रूसो का मानना था। इमाइल इज नो लंगर नो जीनियस बट ए बॉय ऑफ ऑर्डिनरी एबिलिटी। ये क्वेश्चन आता है कि ये इमाइल जो है ये जीनियस था, एवरेज था, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। ये जीनियस लड़का नहीं था, ये एक ऑर्डिनरी एबिलिटी का बच्चा था। वी आर बर्न विद कैपेसिटी फॉर लर्निंग बट नो नथिंग एंड डिस्टिंग्विश नथिंग। कि देखो हम जब जन्म लिए हैं हमसे कुछ कैपेसिटी है और हम कुछ कैपेसिटी के साथ ही जन्म लिए हैं। हो गया, लेकिन हमको उसका बारे में पता नहीं। हो गया, ना कि हम लोग उसको डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं। द माइंड इज क्रैम्पल्स बाय इम्परफेक्ट हैंड फॉर्म ऑर्गन एंड हैज नॉट इवन द कॉन्शियस ऑफ इट्स ओन एक्जिस्टेंस। ये माइंड जो है अब एकदम क्रैम्पल हो गया है। क्यों? जो इम्परफेक्ट हाफ फॉर्म्ड ऑर्गन्स जो है उसके लिए ये क्या हो गया है कि क्रैम्पल हो गया है, और उसका कुछ कॉन्शियस नहीं है। उसका जो एग्जिस्टेंस है, हमारा जो एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर भी हमारा कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। द मूवमेंट एंड क्राइज ऑफ द न्यू बॉर्न चाइल्ड आर प्योरली मैकेनिकल, क्वाइट डिवाइड एंड अंडरस्टैंडिंग द विल। कि जिस मूवमेंट एक बच्चा जन्म ले रहा है, रो रहा है जन्म से, उस टाइम वो प्योरली मैकेनिकल रहता है, क्वाइट डिवाइड ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड विल। लेकिन क्या होता है, एकदम क्वाइटली डिवाइड होता है जो कि हमारा अंडरस्टैंडिंग एंड विल से। चिल्ड्रन फास्ट सेंसेशन आर होली इन द रियल्म्स ऑफ फीलिंग, दे आर ओनली अवेयर ऑफ प्लेजर एंड पेन। कि देखिए जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो एकदम कंप्लीटली क्या रहता है कि रियल्म ऑफ फीलिंग में रहता है। हो गया, वो उसको सिर्फ 2 ही चीजों में मतलब है, एक है प्लेजर, दूसरा वाला है पेन। विथ वॉकिंग एंड ग्रास्प अनडेवलप्ड, इट टेक ए लॉन्ग टाइम फॉर देम टू कंस्ट्रक्ट द रिप्रेजेंटेटिव सेंसेशन व्हिच एक्विंट्स देम विथ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। हो गया, लेकिन धीरे धीरे वो ग्राफ स्टैंड ऐसे जब करता रहता है तब उसी का जो कंस्ट्रक्ट है वो धीरे धीरे बनता जाता है। द ओनली हैबिटेट
the only habit the child should be allowed to acquire is to contract none. हो गया कि एक बच्चा को हम लोग एक ही हैबिट में प्रैक्टिसाइज करना चाहिए। वो कौन सा है कि किसी का कंट्रैक्ट में ना आना। अगर किसी का कंट्रैक्ट में आएगा वो करप्ट हो जाएगा। He should not be carried on one arm more than the other, or allowed to make use of one hand more than the other, or to want to eat, sleep, or do things at a definite hour, and he should be able to remain alone by night or day. ओके, ये कैसे बोले हैं रूसो देखो कि किसी का कंटैक्ट में नहीं आना है, उसको कंप्लीटली 100% मतलब उसको कोई हेल्प भी नहीं करना चाहिए। ओके, कोई हाथ भी नहीं देना चाहिए। हर एक चीज में जो हम लोग ऑयलिंग करते हैं, कुछ हो जा रहा है हमारा बच्चा को, हम लोग तुरंत उसको ले लेते हैं, ऐसा कुछ हमको नहीं करना है। उसको छोड़ ही देना है उसका जिंदगी में। हो गया, जहाँ की बच्चा खाए पिए सोए, हो गया एक डेफिनेट आवर में, और वो अकेला ही रहे ज्यादातर। उसके लिए ये रूसो ऐसे ही बोल रहे थे, द मोर चिल्ड्रंस कैन डू फॉर देमसेल्फ द लेस हेल्प दे नीड फॉर अदर पीपल। कि देखिए कैसा एक सेंटेंस है, द मोर चिल्ड्रन कैन डू फॉर देमसेल्फ, कि जब एक बच्चा को हम लोग अकेले छोड़ दे रहे हैं तब वो बच्चा उसके लिए बहुत कुछ कर सकता है, और उसके लिए उसको बहुत कम हेल्प का जरूरत पड़ सकता है। वो सेल्फ रिलियंट हो जाएगा। योर फर्स्ट ड्यूटी इज टू बी ह्यूमन मूव चाइल्डहुड लुक विथ फ्रेंडली आइज ऑन इट्स गेम, इट्स प्लेजर, इट्स एमेबल डिस्पोजिशन। हो गया कि एक जो बच्चा है उसके लिए हमको एक ह्यूमन होना चाहिए, उसका जो चाइल्डहुड है उसको दिखना चाहिए, और उसके साथ साथ एक फ्रेंडली आइज में उसका जो गेम है, प्लेजर है, एमेबल डिस्पोजिशन है, ये सबको हम लोग को ऑब्जर्व करना चाहिए। वी कैन नेवर नो एब्सोल्यूट गुड और इविल, एवरीथिंग इन दिस लाइफ इज मिक्स्ड। कि देखिए कि दुनिया में कोई भी चीज एब्सोल्युटली इविल नहीं है और गुड भी नहीं है। ओके, वो सारे के सारे मिक्स्ड है। When we never experience a pure sentiment or remain in same state for two successive moments। कि देखिए हम लोग कभी भी हम लोग बोलते हैं ना कि रोना आ रहा है, ये गलत है, ये सही है, लेकिन ये जो सेंटिमेंट है अगर वो प्योर है, हो गया, तो वो एक मूवमेंट से दूसरे मूवमेंट तो तक कांस्टेंट नहीं रहता है। एक मूवमेंट में आप जो सेंटिमेंट को फील कर रहे हैं वो दूसरा मूवमेंट में वो सेंटिमेंट नहीं रहेगा। हो गया, वेल एंड ओए आर कॉमन टू अस ऑल बट इन डिफरेंट मेजर। हो गया, ये वेल और ओए जो है ये कॉमन टू ऑल, हर एक के लिए कॉमन है, लेकिन इसका जो इंटेंसिटी है वो इंडिविजुअली डिपेंड करता है। द हैप्पीएस्ट मैन इज द वन who suffer least, the most miserable the one who has least pleasure। कि रूसो के हिसाब से वो ही आदमी सबसे दुखी है, सबसे क्या हैप्पीएस्ट है, मतलब खुश है, जो कि बहुत ही कम सफर करता है, ये ऑब्वियस है। और वो सबसे मिजरेबल है जो कि बहुत कम प्लेजर जिसको मिलता है। देयर आर टू काइंड ऑफ डिपेंडेंस ऑन थिंग व्हिच इज नेचुरल एंड डिपेंडेंस ऑन मैन व्हिच इज सोशल। कि देखिए दो तरह का डिपेंडेंसी हमको देखने के लिए मिलता है, एक है नेचुरल, दूसरा वाला है सोशल। जब हम लोग नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं तो ये नेचुरल बन जा रहा है, कोई भी चीज जो है उसी के ऊपर जब कर नेचुरल बन जा रहा है। लेकिन कोई भी ह्यूमन मैन के ऊपर जब डिपेंडेंस स्टार्ट करते रहे तब ये सोशल बन जा रहा है। डिपेंडेंस ऑन थिंग बीइंग नॉन मोरल is not prejudicial to freedom and endangers no vice. Dependence on men being capricious engenders them all. The only cure for this evil in society would be to put the law in flesh of individual and to arm the general will with a real power that made superior to every individual's mind।
तो एक तरह के ये फ्रीडम्स के बारे में ही बोल रहा है। एक्सेसिव सिवियरिटी एंड एक्सेसिव इंडल्जेंस आर इक्वली टू बी अवॉइडेड। देखिए एक्सेसिव सिवियरिटी भी बहुत ही खराब है और इंडल्जेंस जो है वो भी बहुत ही खराब है। वो बोले हैं इफ यू लेट चिल्ड्रन सफर your endangered health and life. If you are overcare, you're sending them for trouble of every kind. You are laying of much unhappiness for the future. जो जन जन रूसो का क्या मानना था, देखिए कि अगर आपका चाइल्ड को अभी सफर करने के लिए छोड़ दे रहे हैं तो वो क्या करेगा कि वो जिंदगी में खुश रहेगा। आपको ओवर केयर नहीं करना है, हो गया, आपको सफर करने के लिए जो सिचुएशन है उसी में छोड़ देना है। बच्चा क्या रहेगा, हेल्दी रहेगा और उसका लाइफ में उसको कुछ प्लेजर मिलेगा। लेकिन जब आप ओवर केयर करके सेल्ड करने लगेंगे दुनिया से, तब ट्रबल स्टार्ट होता है। और उस मूवमेंट के लिए तो बच्चा खुश हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा, लेकिन उसका जो लेटर लाइफ है, हो गया, वो फ्यूचर में उसको अनहैप्पीली रहना पड़ेगा, हो गया, वो कभी उसको प्लेजर मिल ही नहीं पाएगा। व्हाट योर चाइल्ड गेट ही शुड गेट बिकॉज ही नीड इट, नॉट बिकॉज ही आस्क फॉर इट। हो गया, कितना अच्छा सेंटेंस है, देखिए। एंड दैट ही शुड नेवर एक्ट फ्रॉम ओबीडियंस बट ओनली फॉर नेसेसिटी। कि देखिए कि व्हाट योर चाइल्ड गेट ही शुड गेट बिकॉज ही नीड इट। कि देखिए कि क्या जो चाइल्ड, जो आपका चाइल्ड है, जो उसको मिला है, ही शुड गेट इट बिकॉज ही नीड इट। जो मिला है उसको, वो मिला, क्यों मिला, क्योंकि उसको वो चाहिए, ना कि वो आपको मांगा था। हो गया, उसको चाहिए था, उसके लिए उसको मिला है, ना कि वो आपको डिमांड किया था और उसको आपको बोला था, आप लेकर दे। एंड दैट ही शुड नेवर एक्ट फ्रॉम ओबीडियंस बट ओनली फ्रॉम नेसेसिटी। हो गया, कोई ओबीडियंस से नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, जो नेसेसिटी है वो नेसेसिटी के ऊपर ही बेस करके हम लोग प्रोवाइड करना चाहिए। नेचर वांट चिल्ड्रन टू बी चिल्ड्रन बिफोर दे आर मैन। कि जो नेचर है चिल्ड्रन को क्या करता है कि मैन बनने से पहले उसको चाइल्ड होकर ही रहने देना चाहता है। When children are left free to blunder, it is better to remove everything that would make blundering costly and not leave anything fragile, precarious within each. Their room should be furnished with plain solid furniture without mirror, china और ऑर्नामेंट। कि देखिए कितना अच्छा बात बोला गया है। रूसो का मानना है कि वो चाइल्ड को छोड़ दीजिए उसका स्पेस में, ताकि वो ब्लंडर कर सके, और वो ब्लंडर का जो कॉस्ट है उसको वो सह सके, उसको वो पे कर सके। हो गया, एक एग्जांपल में दे रहा हूं कि देखिए एक चाइल्ड है और वो क्या कर रहा है कि एक हॉस्टल में रह रहा है और अब उस हॉस्टल का वार्डन है, हो गया, या टीचर है उसका। तो बच्चा जब आ रहा है तब आप उसको एकदम फुल फ्रीडम दे दीजिए। फुल फ्रीडम जब हम लोग देते हैं तब उसका ब्लंडर जो है वो हमारा सामने आता है। ब्लंडर किस तरह से ब्लंडर करते हैं, कोई स्विच तोड़ देते हैं, कोई फैन को फ्लावर बना देते हैं, तो कोई टेबल्स को तोड़ देते हैं। इस तरह का ब्लंडरिंग हमको देखने के लिए मिलता है। हाँ, वो ब्लंडरिंग करेंगे, और जैसे वो ब्लंडरिंग करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको तारीफ करना है कि क्या बेटा बहुत अच्छा से तोड़े हो, तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन सकते हो। तो इस तरह का जब ब्लंडरिंग कर रहा है तभी भी हमको रिएक्टिव नहीं होना है, सिर्फ उसको बोलता है कि बहुत अच्छे काम किए हो गया। लेकिन धीरे धीरे जब ऐसे करने लगोगे, रूसो के हिसाब से ये क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली उसको समझ जाएगा। जैसे कि ये एग्जांपल में कोई बच्चा फैन को तोड़ दिया है और जो हमारा विंडो जो है उसी को भी तोड़ दिया है, हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बोल देना है कि क्या जबरदस्त तोड़े हो विंडो को, क्या जबरदस्त फूल का जैसा पंखा को बना दिया हो, ऐसे बोल देना है, और कुछ नहीं बोलना है, और उसको ठीक भी नहीं करना है, हो गया। जब वो धीरे धीरे टाइम आता रहेगा और वही सेम रूम में रहेगा, तब जब
बारिश का दिन आएगा तो डेफिनेटली विंडो से पानी अंदर घुसेगा। जब अंदर रात में वो सोया है, बारिश हुआ है, उसके ऊपर बारिश गिर रहा है और उठ रहा है, जब उसको रियलाइज होगा उसका ब्लंडर का बारे में। हो गया। पानी में जब उसका सारे के सारे जो इक्विपमेंट एलिमेंट है वो भास मतलब स्विम कर रहा होगा, डूब गया होगा, तब उसको एहसास होगा उसका ब्लंडर का बारे में। हो गया। ये से फिर धीरे धीरे जब विंटर आएगा, यहाँ विंडो नहीं होगा, हो गया, वो टूटा होगा, उसके साथ साथ जो फैन है वो भी खराब हुआ होगा। उस टाइम उसको जब नेचर जब ट्रीट करेगा उसको, उस टाइम एहसास होगा कि नहीं, मेरा ये एक ब्लंडर किया हूं। जब समर आएगा, जब बहुत ही गर्मी लगेगा लेकिन पंखा नहीं होगा, हो गया, उस टाइम उसको जो रियलाइज होगा ना, वो अल्टीमेट रियलिज्म है, वो जिंदगी में कभी चेंज नहीं करना है। ये जो चीज है ये रूसो बोल रहे हैं। हो गया। और उसके साथ साथ और एक चीज बोले थे रूसो कि रूसो का हिसाब से चाइल्ड का रूम में, स्टूडेंट का रूम में एक सिंपल सा फर्नीचर वाला रूम होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। हो गया। सिर्फ सिंपल एक सॉलिड फर्नीचर होना चाहिए, कोई भी मिरर, चाइना ऑर्नर, कुछ भी ऑर्नामेंट नहीं होना चाहिए। हो गया। नेक्स्ट, may I set forth at the point the most important and the most useful rule in all education. It is not to save time but to waste it. कि इस सेंटेंस से बहुत बार क्वेश्चन आया है। रूसो का मानना है कि हमको चाइल्ड को टाइम को सेव करने के बारे में नहीं सिखाना है, सिखाना क्या है कि टाइम को कैसे वेस्ट किया जा सके। The most dangerous period in human life is that between birth and the age of 12. और एक चाइल्ड का जो डेंजरियस पीरियड ह्यूमन लाइफ का, वो है जन्म से लेकर 12 ईयर तक, रूसो का हिसाब से। और इन बिटवीन दिस पीरियड, बिटवीन बर्थ टू 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड, वी नीड टू टेक केयर वेरी वेरी विजिलेंटली। हो गया कि रूसो के हिसाब से ये एज टाइप में इंटरवल में हमको विजिलेंट होकर, वेरी कसियस होकर ही चाइल्ड को देखना चाहिए। द फास्ट एजुकेशन शुड बी प्योरली नेगेटिव। इट कंसिस्ट नॉट इन टीचिंग वर्च्यू एंड ट्रूथ बट इन प्रिजर्विंग द हार्ट फ्रॉम वाइस एंड द माइंड फ्रॉम एरर। हो गया कि देखिए, जो फास्ट एजुकेशन जो है वो प्योरली नेगेटिव होना चाहिए। हो गया। जहाँ की क्या नहीं होना चाहिए, इट कंसिस्ट नॉट इन टीचिंग, ये यहाँ कुछ भी टीचिंग्स वर्च्यू के बारे में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, ट्रूथ के बारे में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। चूंकि क्या करना चाहिए, बट इन प्रिजर्विंग द हार्ट फ्रॉम वाइस एंड माइंड फ्रॉम एरर, कि ये हार्ट को वाइस से हम लोग को बचाना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए, और एरर एंड द माइंड फ्रॉम एरर, और एरर से माइंड को बचाना चाहिए। डू द ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज यूजुअली डन and you will almost always be right. Father and teacher anxious to make a learned doctor instead of a child, correct, reprovoke, flatter, threaten, instruct, reason. हो गया कि हम लोग इसका एक फादर और एक टीचर एनक्सियस होना चाहिए कि कैसे एक बच्चा टू मेक ए चाइल्ड, एक मेक ए लर्नर डॉक्टर। हो गया कि एक डॉक्टर कैसे बन सके, ना कि एक चाइल्ड एक करेक्ट, प्रोवोक, फ्लैटर, थ्रेटन, इंस्ट्रक्ट और रीजन बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ब्रांच ऑफ फिलोसफी एग्जामिन इश्यूज pertaining to the nature of reality? Axiology, ontology, epistemology, metaphysics. So the answer of this question is answer D, that is metaphysics. हमको पता ही है metaphysics जो है वो nature of reality को डील करता है। Metaphysics is the branch of philosophy that deals with the nature of reality. Okay, what is ultimately real? It's the basic question asked in the study of metaphysics कि ये metaphysics जो ब्रांच है वो nature of reality को डील करता है, और यहाँ ultimately जो रियल चीज है उसको हम लोग क्या करते हैं, सर्च करते रहते हैं। Metaphysics, the issue of ultimate reality, is central to any concept of education because it is most important that the educational program of the school be based upon fact, रियलिटी रेदर देन फैंसी इल्यूजन, इमेजिनेशन। कि देखिए ये मेटाफिजिक्स जो है
जो कि अल्टीमेट रियलिटी के ऊपर डील कर रहा है। ये क्या होता है कि हमारा एजुकेशनल कंसेप्ट एजुकेशन में सेंटर में रहता है। क्यों सेंटर में रहता है? क्योंकि कि वो सारे के सारे जो एजुकेशनल प्रोग्राम जो है वो एक कंक्रीट फैक्ट के ऊपर बेस करके, रियलिटी के ऊपर बेस करता है, फैक्ट के ऊपर बेस करता है, ना कि कोई फैंसी इल्यूजन्स इमेजिनेशंस के ऊपर ये बेस करता है। और इसीलिए ये मेटाफिजिक्स, जहाँ की हम लोग अल्टीमेट रियलिटी के बारे में देखते हैं, उसी के ऊपर ये बेस करता है। वेरिंग मेटाफिजिकल्स बिलीव लीड टू डिफरिंग एजुकेशनल अप्रोच एंड डिफरेंट सेपरेट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। हो गया। अलग अलग तरह का जो मेटाफिजिकल्स बिलीफ है वो क्या करता है, अलग अलग तरह का जो एजुकेशनल अप्रोच है उसी को उसी से डिफरेंस करता है, और अलग अलग तरह का जो सेपरेट एजुकेशनल सिस्टम्स भी हमको प्रोवाइड देने के लिए मिलता है। इसीलिए तो आइडियलिज्म का हिसाब से मेटाफिजिक्स अलग, प्राग्मेटिक अलग अलग जो फिलोसफी है, फिलोसोफर है, उनका जो मेटाफिजिक्स रहता है वो एक दूसरे से एकदम अलग रहता है। नेक्स्ट, metaphysical belief have a direct impact on educational issues as most important content for the curriculum। हो गया। ये मेटाफिजिकल बिलीफ जो है उसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन हमको देखने के लिए मिलता है। और अगर हम देखें मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट फॉर करिकुलम्स, ये जो मेटाफिजिक्स है वो कंटेंट के ऊपर इन्फ्लुएंस डालता है। व्हाट एजुकेशनल सिस्टम शुड अटेम्प्ट टू डू फॉर बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एंड द रोल ऑफ टीचर आज दे रिलेट टू लर्नर। हो गया कि जो क्या एक्चुअल्स में करना चाहता है एक जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम्स, हो गया, उसका बारे में मेटाफिजिक्स से रिलेटेड रहता है। रोल ऑफ टीचर क्या होना चाहिए, हो गया, स्टूडेंट्स से रिलेटेड, वो भी मेटाफिजिक्स से रिलेटेड होता है। और एंथ्रोपोलॉजिकल कंसिडरेशन ऑफ मेटाफिजिक्स लाइज एक्सट्रीमली क्लोज टू द एम ऑफ एजुकेशन। हो गया। अगर हम लोग देखें एंथ्रोपोलॉजिकल कंसिडरेशन जो मेटाफिजिक्स का, तो वो किसी के साथ रहता है कि जो हमारा एम्स ऑफ एजुकेशन साथ है उसी के साथ लिंक रहता है। द ब्रांच ऑफ फिलोसफी व्हिच स्टडीज द नेचर, सोर्सेस एंड वैलिडिटी ऑफ नॉलेज इज एपिस्टेमोलॉजी। कि देखिए वो ब्रांच ऑफ फिलोसफी जो कि हम लोग हमारा एपिस्टेमोलॉजी, जहाँ की हम लोग नेचर, सोर्स और वैलिडिटी ऑफ नॉलेज के बारे में डील कर रहे हैं। इट सीक्स टू आंसर सच क्वेश्चन as what is true, how do we know, कि what is true हमको कैसे पता चलेगा। ओके, ये सब क्वेश्चन को हम लोग डील कर रहे हैं। ड्यू टू द फैक्ट दैट द स्टडी एपिस्टेमोलॉजी डील विथ सच इश्यूज आर द डिपेंडेबिलिटी ऑफ नॉलेज एंड द प्रोप्रिएटी ऑफ वेरियस मेथड रीचिंग वारंटेबल ट्रूथ, इट स्टैंड विद मेटाफिजिक्स एट द वेरी सेंटर ऑफ द एजुकेटिव प्रोसेस। हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एग्नोस्टिसिज्म इज ए प्रोफेशन ऑफ इग्नोरेंस, जिसको हम लोग प्रोफेशन ऑफ इग्नोरेंस बोलते हैं, और स्पेशली इन रेफरेंस टू द एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जो कि हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को लेकर हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग डिनाई करते हैं रेदर देन ए पॉजिटिव डिनायल और वैलिडिटी नॉलेज, इसको हम लोग एग्नोस्टिसिज्म बोलते हैं। ए प्रायरी नॉलेज का मतलब क्या है? ट्रूथ दैट सम थिंकर क्लेम इज बिल्ड इनटू द वेरी फैब्रिक। छोड़ो, इसका कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एपिस्टेमोलॉजी लाइक मेटाफिजिक्स स्टैंड एट द बेस ऑफ ह्यूमन थॉट एंड एक्टिविटी। एजुकेशनल सिस्टम डील इन नॉलेज, देयरफॉर एपिस्टेमोलॉजी इज प्राइमरी डिटरमिनेंट ऑफ एजुकेशनल बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस। हो गया कि देखिए एजुकेशनल सिस्टम्स में एपिस्टेमोलॉजी जो है वो प्राइमरीली किसी के ऊपर डील करता है, जो एजुकेशनल बिलीफ है, प्रैक्टिसेस है, वो डिटरमाइन करता है। और फिर अगर हम लोग एपिस्टेमोलॉजिकल एजम्पशंस को देखें कंसर्निंग communication of knowledge from one person or thing to another person will also impact teaching methodology। हो गया। और उसके साथ साथ यहाँ अगर हम देखिए तो कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज को हम लोग दिख रहे हैं, जब दिख रहे हैं एक पर्सन से दूसरा पर्सन से कैसे ट्रांसफर हो रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये क्या करता है, जो हमारा मेथोडोलॉजी है, टीचिंग मेथड जो है, उसको भी ऊपर भी इम्पैक्ट डालता है। और उसके साथ साथ जो टीचर है, रोल ऑफ टीचर है, उसी को भी एम्फसाइज करता है। एक्चुअलिटी का बात करें तो ये एक फिलोसफी का ब्रांच है, जहाँ की हम लोग वैल्यूज के बारे में हम लोग देखते हैं। रिलीजियस एजुकेशन इज स्ट्रांगली एडवोकेटेड बाय रियलिस्ट, pragmatist, idealist, existentialist। So the answer of this question is option C, that is idealist। आप लोगों को पता है आइडियलिस्ट ही है। आइडियलिज्म का बात करें तो ये जो है ये ज्यादातर एम्फसाइज करता है रियलिटी ऑफ आइडियाज के ऊपर, थॉट के ऊपर, माइंड के ऊपर, स्लेव्स के ऊपर,
ना कि ये कोई मटेरियल्स, ऑब्जेक्ट और फोर्स के ऊपर एम्फासाइज करता है। आइडियलिज्म एम्फासाइजेस माइंड एज बीइंग बेसिक और प्रायर टू मैटर एंड इवन कंटेंट द माइंड इज रियल while matter is a बाय प्रोडक्ट ऑफ माइंड। हो गया कि ये आइडियलिज्म एम्फासाइज करते हैं ये माइंड जो है ये क्या है, एक बेसिक और प्रायर टू मैटर्स, कि ये मैटर से पहले ही आ जाता है। इवन कंटेंट द माइंड इज रियल, अगर हम लोग देखिए तो ये माइंड भी रियल रहता है। while मैटर इज बाय प्रोडक्ट ऑफ माइंड, जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो ये क्या रहता है, मैटर रहता है, वो हर वक्त एक माइंड का बाय प्रोडक्ट रहता है। दिस इज इनडायरेक्ट constraint of materialisms which claim that matter is real and mind is accompanying phenomena। हो गया, और जो कि ये जो हमारा मेटेरियलिज्म जो है उसी से क्लास हो रहा है, जहाँ की जो मैटर है उसी को रियल माना जाता है और जो माइंड है उसको एक accompanying phenomena माना जाता है। आइडियलिज्म को अगर हम देखिए, रियलिटी फॉर द आइडियलिस्ट इज डाइकोटोमस, कि आइडियलिस्ट के हिसाब से रियलिटी जो है वो क्या है, डाइकोटोमस है, दो तरह का में पार्ट में डिवाइड हुआ है। दैट इज द वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंट व्हिच वी परसीव थ्रू आवर सेंसेस एंड द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी व्हिच परसीव थ्रू आवर माइंड। कि दो वर्ल्ड है, एक वर्ल्ड जिसको कि हम लोग हमारा सेंसेस के थ्रू परसीव कर पा रहे हैं, दूसरा वाला वर्ल्ड क्या है, व्हिच परसीव थ्रू आवर माइंड। हो गया, जिसको कि हम लोग माइंड के थ्रू परसीव कर पा रहे हैं। हो गया, तो जो रियलिटी जो है वो डाइकोटोमस है, एक सेंसेस के थ्रू जो वर्ल्ड को हम लोग परसीव कर रहे हैं, दूसरा वाला माइंड के थ्रू। द वर्ल्ड ऑफ माइंड फोकसेस ऑन आइडियाज एंड दिस इटर्नल आइडियाज प्रीसीड एंड आर मोर इम्पोर्टेंट देन द फिजिकल वर्ल्ड ऑफ सेंसेशन। हो गया, और ये जो वर्ल्ड ऑफ माइंड जो है वो किसी के ऊपर फोकस करता है, आइडियाज के ऊपर फोकस करता है। और ये जो ये जो आइडिया रहता है, इटरनल आइडियाज रहता है, ये क्या करता है, प्रीसीडेड एंड मोर इम्पोर्टेंट द फिजिकल वर्ल्ड, ये जो प्रीसीड करता है और उसके साथ साथ ये फिजिकल वर्ल्ड सेंसेशन से ये बहुत ही बेहतर रहता है। दैट आइडियाज प्रीसीड मटेरियल ऑब्जेक्ट कैन बी इलस्ट्रेटेड। हो गया, और ये क्या करता है, इटरनल आइडियाज को प्रीसीड करता है मटेरियल ऑब्जेक्ट को, जिसको कि हम लोग दिख पाते हैं, और क्लेम इसको करता है आइडियलिस्ट बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए चेयर। हो गया कि कंस्ट्रक्शन, एक चेयर को आप ले लीजिए, दे पॉइंट आउट दैट समवन हैव द आइडिया ऑफ ए चेयर इन माइंड बिफोर ही और सी कुड बिल्ड ऑन टू सिट। आइडियलिज्म के हिसाब से कोई भी कारपेंटर चेयर बनाने से पहले से उसका दिमाग में एक आइडिया आया होगा। हो गया कि मैं ऐसे बैठूंगा, ऐसे करूंगा। हो गया, उसके बाद उसको वो मटेरियल्स लाइफ में लाया है। द मेटाफिजिकल आइडियलिज्म माइट बी डिफाइन एज ए वर्ल्ड ऑफ माइंड। हो गया, इसीलिए ये जो मेटाफिजिक्स को हम लोग आइडियलिज्म का देखें तो ये एक वर्ल्ड ऑफ माइंड है। ट्रूथ एज आइडियाज, द क्लू टू अंडरस्टैंडिंग द आइडियलिस्ट एपिस्टेमोलॉजी लेस इन देयर मेटाफिजिक्स सिंस they emphasize the reality of idea and mind. We find their theory of knowing to principally an enterprise of mentally grasping idea concept. Knowing reality is not an experience of seeing, hearing or touching. It is rather taking of the idea of something and retaining the mind। कि देखिए आइडियलिज्म का हिसाब से ये जो मेटाफिजिक्स है वो क्या है कि वो रियलिटी है। हो गया, और वो माइंड के थ्रू ही जिसको हम लोग को सेंसेस कर पा रहे हैं, हो गया, वही ही उनके हिसाब से रियल है। फॉर आइडियलिज्म द चेंजलेस वर्ल्ड ऑफ अल्टीमेट रियलिटी इज ऑफ ए हायर ऑर्डर देन ट्रांजिटरी वर्ल्ड देन सेंसेस। ह्यूमैनिटी व्हेन इट हैज फाइनली कम इनटू कांटेक्ट विद द अनचेंजिंग आइडियाज ऑफ रियलिटी मस्ट ऑर्डर इट्स लाइफ टू फिट इनटू कॉन्टेक्स्ट rather than reality। Next question. The pragmatists are against the specialist teachers, eternal spiritual values, division of knowledge into separate subject, the external examination। Answer of this question is option C, that is division of knowledge into separate subject। हो गया, pragmatist हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। हो गया, डिवीजन ऑफ नॉलेज इनटू सेपरेट सब्जेक्ट, सेपरेट सब्जेक्ट के ऊपर ये लोग क्या कर रहे हैं, इसका अगेंस्ट में थे। हो गया, नेक्स्ट, हु सेड no fixed aim of education and no value in advance? Realist, idealist, Marxist, progressive educator। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज प्रोग्रेसिव एजुकेशन। कि ये प्रोग्रेसिव एजुकेटर जो थे वो लोग
फिक्स्ड एम्स जो है एजुकेशन का उसका अगेंस्ट में थे। ओके, और जो वैल्यू है हम लोग जो कि जिसी को पहले से ही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसी का अगेंस्ट में भी ये लोग थे। टू व्हिच रिलीजन द त्रिपिटकल स्क्रिप्चर्स रिलेटेड? वैदिक रिलीजियंस, बुद्धिस्ट रिलीजियंस, जैनिज्म, हिंदुइज्म। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज बुद्धिज्म। अब सबको पता है त्रिपिटका जो है इनका धर्म ग्रंथ है, ओके, उनका मेन लिटरेचर है। इसका बारे में अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूंगा तो ये और लंबा चलता जाएगा, तो इसीलिए मैं इसका बारे में नहीं कर रहा हूँ। दूसरा कौन सा वीडियो में मैं इसका बारे में फिर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग वर्ड इन द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन: सोवरेन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक, सेकुलर रिपब्लिक, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सेकुलर रिपब्लिक, sovereign secular democratic socialist republic. So the answer of this question is option B, that is sovereign socialist secular democratic republic. Okay, ये हमारा preamble है. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought and expression, belief, faith and worship, equality of status and the opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the world individual and the unity of the integrity of the nation. In our Constitution's Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Okay, this is all about our preamble. The National Knowledge Commission was constituted on July 13, 2005. June 13, 2005, August 13, 2005, September 12, 2005. So the answer of this question is option B, that is June 13, 2005. देखिए, नेशनल नॉलेज कमीशन जो है ये एक हाई लेवल एडवाइजरी बॉडी था जो कि प्राइम मिनिस्टर इसको चेयर करते थे, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू ए नॉलेज सोसाइटी, कि इंडिया को एक नॉलेज सोसाइटी की तरफ ट्रांसफर करने के लिए ये एक स्टेप था। और ये नेशनल नॉलेज कमीशन जो है वो 300 रिकमेंडेशंस ये दिया था ऑन 27 फोकस एरिया ड्यूरिंग इट्स 3.5 ईयर टर्म। ओके, कि देखिए कि ये नॉलेज कमीशन जो है 3.5 साल 3.5 ईयर्स चला था और वो 27 फोकस एरिया को डिफाइन किया था, फाइंड आउट किया था और उसी के ऊपर 300 रिकमेंडेशंस ये प्रोवाइड किया था। और उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, वो बोले थे द टाइम हैज कम टू क्रिएट ए सेकेंड वेव ऑफ इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग एंड ऑफ एक्सेलेंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड कैपेबिलिटी बिल्डिंग सो दैट वी आर बेटर प्रिपेयर्ड फॉर 21st सेंचुरी। की उनका मानना था कि टाइम आ गया है जहाँ की हम लोग एक सेकेंड वेव ऑफ इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करें, हो गया, एंड ऑफ एक्सेलेंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड कैपेसिटी का फील्ड में, ताकि हम लोग ये 21st सेंचुरी के लिए बेटर वे में प्रिपेयर हो सके। दैट DIT are also were established on the recommendation of Kothari Commissions 1964-66, National Policy on Education 86, National Knowledge Commission, National Policy on Education 1968. So the answer of this question is option B, that is National Policy on Education 1986. अगर हम लोग देखें हाईलाइट को, साइलेंट फीचर ऑफ 1986 का, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिव्यू किया था 1985 में और ये पॉलिसीज जो है इसको आर्टिकुलेट किया गया था किसी का नाम पर चैलेंज ऑफ एजुकेशन ए पॉलिसी प्रोस्पेक्टिव। ओके, इसी का नाम क्या था? चैलेंज ऑफ एजुकेशन ए पॉलिसी प्रोस्पेक्टिव। और ये उस टाइम का जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उसको नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन करके इंट्रोड्यूस किए थे और इसको मई 1986 में क्या किया गया था? इंट्रोड्यूस किया गया था। The new education policy was intended to prepare India for 21st century। और ये 1986 वाला जो पॉलिसी था, इसका जो मेन मकसद था वो क्या था कि इंडियंस को 21st सेंचुरी के लिए क्या करना? प्रिपेयर करवाना। एक्सेस एनरोलमेंट एंड रिटेंशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स इन द स्कूल, ये इसका फर्स्ट रिकमेंडेशन था। अप टू 14 ईयर सारे के सारे बच्चे को फ्रीली क्या मिलेगा? एक्सेस एनरोलमेंट रिटेंशन, हो गया, ये रिकमेंडेशन दिए थे। क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन बाय इंप्रूविंग स्कूल एनवायरनमेंट,
child-centered and activity-centered teaching methodology, continuous evaluation throughout the year, removal of all kinds of physical punishment, continuing the practice of not failing the student in any class at elementary level, arranging fail in class, arranging एसेंशियल फैसिलिटी इन प्राइमरी स्कूल एजुकेशन, और उसके साथ साथ क्वालिटी इंप्रूवमेंट के बारे में एम्फासाइज किए थे। किसी को भी फेल नहीं किया जाएगा, इस तरह का रिकमेंडेशन मिला था। नवोदय विद्यालय जो है वो भी सेटिंग करने का रिकमेंडेशन 1986 में मिला था। पॉलिसी एम्फासाइज जो कि मोटर हैंडीकैप्ड जो है उनको क्या किया जाएगा, नॉर्मल स्कूल्स में उनके लिए कुछ अरेंजमेंट किया जाएगा, एंड द अरेंजमेंट ऑफ स्पेशल स्कूल, ओके, जो कि हेडक्वार्टर में हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक स्पेशल स्कूल भी बनाया जाएगा। और ये 10+2+3 वाला जो एक सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस किया था। और प्राइमरी स्कूल जो है वो रिमोट एरिया में ओपन करने के बारे में ये बोल रहा था। रेसिडेंशियल आश्रम स्कूल के बारे में बोल रहा था ट्राइबल रीजन के लिए, और उसके साथ साथ नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में ये भी बोला था। और उसके साथ साथ ये जो +2 स्टेज में क्या करना चाहिए, be accepted as part of school education throughout the country, और +2 को एक स्कूल एजुकेशन में क्या करना चाहिए कि एक्सेप्ट करना चाहिए। ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम जो है उसका बारे में एम्फासाइज किया था। उसके बाद 1985 उसके पहले क्या हुआ था कि इग्नू जो है उसको सेटअप कर दिया गया था। एम्फासाइज कर रहा था एडल्ट एजुकेशन के ऊपर, और उसके लिए न्यू जो स्कूल है यूनिवर्सिटी है उसके ऊपर एम्फासाइज कर रहा था, और जो रीओरिएंट करने के बारे में बोल रहा था ऑफ द सिस्टम टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, एम्प्लॉयमेंट ऑफ टीचर्स फ्रॉम ऑप्रेस्ड ग्रुप एंड डिसेबल्ड पर्सन, इसके लिए प्रोविजन कुछ दिया था। और उसके साथ साथ एनईपी के बाद प्रोग्राम ऑफ एक्शन एक लेकर 1992 में आया गया था, जो कि क्या किया था कि एम्फासाइज किया था रीजनल लैंग्वेज के ऊपर, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, और मदर टंग के ऊपर क्या किया था, एम्फासाइज किया था। और उसके साथ साथ जो SCRT जो है सिलेक्टेड सेकेंडरी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कुछ सेकेंडरी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उस टाइम था जिसको कि अपग्रेड किया गया था, SCRT बना दिया गया था। नेक्स्ट NCT जो है उसको सेटअप किया गया था, और उसके बाद जो डाइट है उसको बनाया गया था। इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया गया था वुमेन और रिजर्व कम्युनिटी के लिए। और उसके साथ साथ जो एक्सपेंडिंग स्कॉलरशिप जो है उस स्कॉलरशिप को एक्सपेंड किया गया था। एंड द पॉलिसी हैड सम इम्पोर्टेंट फीचर्स लाइक कॉमन स्कूल करिकुलम, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, वैल्यू एजुकेशन, रोल ऑफ मीडिया एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी, वर्क एक्सपीरियंस, हो गया, टीचिंग मैथमेटिक्स, साइंस, स्पोर्ट्स, फिजिकल, इसके ऊपर ये एम्फासाइज करता था। नेक्स्ट, नेशनल नॉलेज कमीशन वाज हेडेड बाय CL आनंद, Sam Pitroda, S Paul, DP चट्टोपाध्याय। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज Sam Pitroda, आप सबको पता ही है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन September 23, 1952, September 23, 1953, October 23, 1953, November 23, 1952. So the answer of this question is option A, that is September 23, 1952. Which combination of the following factor tend to be slow down the progress in education in India? High interest rate on educational loan, regionalism, urban's way of life, ethnicity, less emphasis on training of teacher, scarcity of ICT resource in a school. So the answer of this question is option D, that is 2, 4, 5 and 6. It means regionalism, ethnicity, less emphasis on training of teacher, scarcity of ICT resources in school. These are some of the factor behind slowdowns the progress of education in India. Project method of teaching is an outstanding contribution of pragmatism, idealism, realism, naturalism. So the answer of this question is option A, that is pragmatism. Playway method of teaching has been emphasized in the scheme of education of a realist, pragmatist, existentialist, naturalist. So the answer of this question is option B, that is naturalist. Studies on political and social inequalities in democracy show that dictatorship is better than democracy. Inequalities do not exist in dictatorships. Inequalities exist in democracy. Democracy deters the development. So the answer of this question is option C, that is inequalities exist in democracy. Which of the following refer to the ability of human to contribute to the process of value addition in human economy? Human resources,
human capital, human formation, human development. So the answer of this question is option A, that is human resource जो है वो क्या करता है कि उसके पास एबिलिटी है ताकि वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सके वैल्यू एडिशंस के लेकर इंडियन इकोनॉमी में. The provision of right to education act was made by which amendment in Indian Constitution? 42 amendment, 43, 86 and 88. Answer of this question is 86th amendment. Which of the following is true in relation to special school? Special children have to be adjusted with school environment. Normal students are also taught for some time of special school. Teachers are not giving special training to teach special children. It is not mandatory for children of a special school that they study in mainstream school for some days. So the answer of this question is option D, that it is mandatory for children of special school that they study in mainstream school for some days. Next, which are the ways of curriculum adaptation in the context of inclusive education? Assimilation, accommodation, assimilation, modification, modification, accommodation, only modification, assimilation, accommodation. So the answer of this question is option B, that is modification and accommodation. Okay, इसी के थ्रू ही क्या किया जा सकता है, curriculum adaptation हो सकता है. Which of the following is false in the context of inclusive education? Parents of all students are given special training to deal with their children. Slow learners are also given admission in inclusive school. Cooperative learning strategy is adopted in inclusive education. Special children study in mainstream school. So the answer of this question is option A, that is parents of all students are given special training to deal with their children. Which of the following is not an advantages of inclusive education? All kind of children are given equal opportunity in education. Progress of all kind of children is done at the same level. Healthy sense of citizenship is developed among the students. Positive attitude for one another is developed among students. So the answer of this question is option B, that is progress of all kind of children is done at the same level. ये देखिए 1994 में यूनेस्को में, अरे ये उल्टा पुल्टा हो गया थोड़ा, इन विच ईयर द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया वाज सेट अप? 1992, 95, 93, 86. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 86. कि देखिए यहाँ से बहुत तरह का क्वेश्चन बनता सकता है कि आरसीआई जो है इसी को तो 1986 में रजिस्टर्ड सोसाइटी की तरह उसको सेटअप किया गया था, लेकिन 1992 में आरसीआई एक्ट को एनेक्ट किया गया था, आरसीआई एक्ट इन पार्लियामेंट. उसके बाद 22 जून 1993 में इसी को एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया था और 2000 में इसको एक अमेंडमेंट इसमें एक लाया गया था. हो गया, यहां से क्वेश्चन बन सकता है. थैंक यू.